नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका विज्ञान गुरु ओम प्रकाश ढाल पीक इंस्टीट्यूट के इस हिंदी माध्यम के चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जैसा जानते हैं, अगर आप मेरे नियमित वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग अम्ल, क्षारक और लवण ये पाठ हमारा शुरू हो रखा है। इस पाठ के 2 वीडियो बन चुके हैं। आज हम लोग वीडियो नंबर 3 पर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच मशीन, पीएच पट्टी का। हम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। एग्ज़ाम में मुझे ध्यान पड़ता है इसमें से खूब क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हो या कई बार 2.5-3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो अच्छा तो ये रहता है कि जो कक्षा 10 के बच्चे हैं ना, वो पुराने वीडियो देखते चले। मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरे वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा होते नहीं हैं, तो रोज़ वीडियो देखते चले। पुरानी चीज़ें अगर आपकी तैयार होगी तो ही आगे की समझ में आएगी। ये वैसे ही है कि नीचे की ईंट लगाए बिना आप ऊपर वाली ईंट रखने की उम्मीद कर रहे हो, तो इससे आपका नॉलेज कच्चा रहेगा और आपको आधी चीज़ें समझ में आएंगी। जब नहीं समझ में आएंगी तो आपको मैं भी बकवास लगूंगा कि ढंग से नहीं पढ़ा रहा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें। फिर कोई कमी है तो मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं उसमें सुधार करूँगा निसंदेह। चलिए आइए सीखना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ 2 अम्ल, क्षारक व लवण, वीडियो नंबर 3 पीएच मीटर। देखिए, पीएच मीटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो केमिस्ट्री या बायो की लैब के अंदर या फिजिक्स की लैब के अंदर भी किसी भी सॉल्यूशन का पीएच ज्ञात करने का काम करती है। तो एकदम सामान्य से शुरू करता हूँ कि एक्चुअली पीएच है क्या। देखो प्यारे बच्चों, मैं इसमें बहुत हाईफाई साइंस में नहीं जाऊंगा, आपके जितना काम का है मैं उतना ही बताऊंगा। मैं कक्षा 11 की विज्ञान पढ़ाऊं तो उसमें मैं और बताऊंगा, लेकिन अभी आपको जितना करना चाहिए मैं उतना ही बताऊंगा। देखिए, मानव का जो मस्तिष्क है, जो एक दिमाग है, वो हर चीज़ को तुलना करके चलता है कि अच्छा कितना। जैसे कोई कहता है कि भाई बड़ा, तो कितना बड़ा। जैसे हम जब छोटे थे तो हमें याद है कि हमारे किताबों के अंदर पाठ आया करता था कि ब्लू व्हेल, एक ब्लू व्हेल का वजन 40 हाथियों के बराबर है। तो अब मुझे ऐसा समझ में आता है कि यार उसकी क्या जरूरत है देने की, कि भाई हाथियों की तुलना क्यों की गई। वो इसलिए की गई कि क्योंकि हम राजस्थान के बच्चे हैं, हमने असली मछली भी नहीं देखी हुई थी, तो ब्लू व्हेल तो कहाँ से देखते। और अब तो टीवी में आप लोगों ने फिर भी देख ली होगी। हम जब छोटे थे तो इतनी ज़्यादा टीवी और उसका मोबाइल का तो प्रचलन था नहीं, तो हमने ब्लू व्हेल कभी देखी नहीं। तो हमारे जो टीचर बताते वो कहते बच्चों हाथी देखा है। मैं कहा हाथी तो देखा है, हमारे गांव मोहल्ले में कई बार बाबा जी लेकर आते थे गजराज को। तो उस जैसे 40 हाथी जब खड़े होंगे ना, उतनी बड़ी एक ब्लू व्हेल का वजन होगा, तो दिमाग तुरंत से जागृत हो जाता, अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली हो सकती है क्या। तो तुलना करने से चीज़ें समझ में आती है, ये वास्तविकता है, उसके बिना समझ में आती नहीं है। हमने दूरी का कंसेप्ट नाप जो है उसके अंदर किलोमीटर रखते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, क्योंकि तुलना करते हैं कि घर दूर है, कितना दूर है। जैसे मान लीजिए आपकी स्कूल से आपकी घर की दूरी, अगर ये दुनिया में किलोमीटर का सिद्धांत नहीं होता तो एक आदमी कहता कोई दूर नहीं है। जैसे हमारे गाँव में जो बुजुर्ग आदमी है, वो 3 कोस यानी कि लगभग 9 किलोमीटर का खेत होता है, और वो सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं और कहते हैं कोई दूर नहीं है। एक हम जैसे आदमी जिनको आज गाड़ियों की आवश्यकता पड़ गई, हम लोगों को 3 किलोमीटर भी दूर लगता है। अगर 3 किलोमीटर चल लेते हैं तो 2 दिन पाँव दबवाते हैं। तुलना करना हमारे मस्तिष्क को क्लियर कर देता है। तो जब आप कहते हो कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है यानी अम्लीय है, तो कितनी, कोई अंक तो देना पड़ेगा। अंक देकर ही बता पाओगे ना कि उसकी अम्लता इतनी है और फलाने की उतनी है, ढिमकाने की उतनी है, उसकी क्षारीयता उतनी है। तो तुलना करने से हमें कोई कंसेप्ट क्लियर होता है और उसे ही पीएच मशीन ने जो है वो ग्रहण किया है। मुझे ध्यान पड़ता है कि कुछ साल पहले शायद एक फेयरनेस क्रीम आती है, फेयर एंड लवली करके एक ब्रांड आता है, वो उसने मतलब टीवी में मैं ऐड देख रहा था तो उसमें आया हुआ था कि फेयरनेस स्केल, मतलब आप कितने गोरे हो, उस डब्बे पर एक स्केल बना हुआ है और आपको अपनी चमड़ी से लगा के देखना है कि ये देखो ये अभी 7 नंबर है, मैं कुछ दिन क्रीम लगाऊंगा या लगाऊंगी तो मैं 8 नंबर में आऊँगी या 6 नंबर में आऊँगी। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि उसमें अंक कैसे दिए थे, लेकिन मुझे हंसी आई कि देखो पीएच स्केल का कंसेप्ट कंपनियों ने भी चुरा लिया है और उसको काम में ले रहे हैं। अब वो क्यों कि मैं गोरा हो गया हूँ, पर पहले कितना गोरा हो गए हो,
तो वो अंक दिखते हैं या उसमें पट्टी दिखती है कि देखो पहले यहाँ था, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। खैर मुझे लगता है कि ये सब हवाई बातें हैं। रंग ईश्वर ने जो दिए हैं उसी में खुश रहें। सुंदरता इंसान के मन और भावों में होती है, रंगों में सुंदरता नहीं होती है। और अगर क्रीमों से ही गोरे होते तो सारी भैंसें गोरी हो जाती, वो संभव नहीं है। ईश्वर ने जो रंग दिया है उसी में खुश रहें। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, पीएच मशीन एक ऐसी मशीन होती है, 3-4 तरीके की होती है, और वो मशीन विज्ञान की लैब्स में काम आती है। इसमें क्या होता है, आपने तार लगा दिया, इसको बिजली से कनेक्ट कर दिया, पावर सप्लाई दे दी, और यहाँ पर ये जो एक प्लेटिनम का या किसी धातु का एक डंडा है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, जब आप बटन ऑन करोगे तो यहाँ पर ये इस जगह स्क्रीन पे कुछ रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। अभी तक तो 0-0 आएगी। इस इलेक्ट्रोड को वॉश किया जाता है, साफ किया जाता है, एकदम आसूत जल से एकदम साफ किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जो पहले से हम लोगों को पहले से उसका पीएच पता होता है कि भाई ये सॉल्यूशन है, उसका इतना पीएच है, ताकि इसको हम जांच कर सके कि कहीं पीएच मशीन तो सही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो जब इसको उसमें टेस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं कैलिब्रेट करना। तो हमने पीएच मशीन को कैलिब्रेट कर लिया और वो पीएच रीडिंग जो है वो सही आ रही है। उसके बाद इसको वापस वॉश करते हैं, और अब हमें जिस चीज़ का पीएच ज्ञात करना है उस पीएच को, उस विलियन को हम रखते हैं और बटन दबाते हैं। कुछ देर रीडिंग आने के बाद में जो रीडिंग देता है, चाहे 0 दे, 15 दे, जो भी रीडिंग देता है, उस रीडिंग को हम इस पीएच पट्टिका पर पढ़ते हैं, और ये आपको याद हो जाएगी। तो उस रीडिंग से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई कितनी ज़्यादा प्रबल अम्लीय है। देखिए, प्राचीन समय में जब तक इसका आविष्कार नहीं हुआ था तो मुझे लगता है लोग शायद ऐसे टेस्ट करके पता लगाते होंगे, जीभ पे रखते होंगे कि चलो ये अम्लीय है या ये क्षारीय है, और ये तो बहुत ज़्यादा खट्टा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनको जीभ पे रखना संभव नहीं है। मैं हास्य विनोद में हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। मुझे नहीं पता ये सत्य है नहीं है, पर बड़ा मज़ेदार उदाहरण है, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं दे देता हूँ कक्षा में। कि 3 लोग बैठे और उन्होंने कहा कि साइनाइड एक दुनिया का बड़ा पावरफुल जहर है। तीनों वैज्ञानिक है, बैठ के प्लान करते हैं कि आज तो साइनाइड का अपन टेस्ट पता कर लेंगे, आज उसकी पता करेंगे कि ये खट्टा है, मीठा है, कैसा है स्वाद में। तो एक आदमी ने हाथ में पेन लिया, कागज़ लिया, साइनाइड जैसे ही जीभ पे रखा, क्योंकि साइनाइड सबसे ज़्यादा प्रबल जहर है, चंद सेकंड में ये आदमी मर जाता है, तो वो एस लिखता है और मर जाता है। अब बाकी 2 लोग कन्फ्यूज है कि एस का क्या मतलब निकालें। एस का मतलब स्वीट है, सॉल्टी है, मीठा है, नमकीन है, सोर है, खट्टा है, ये क्या है? इसके तो 3-4 अर्थ बनते हैं। अच्छा हुआ कि पीएच मशीन आ गई है और किसी को भी अपनी जीभ पे ऐरी गैरी चीज़ें रखने की आवश्यकता नहीं है। जिसका कि पीएच हमें ज्ञात करना है, ये मशीन हमें बता देती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से मशीन काम करती है। इलेक्ट्रोड को कैलिब्रेट करना पड़ता है। पी यानी पुसांस, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि यहाँ पर पी का क्या मतलब है। पी पुसांस यानी कि शक्ति। अब नीचे मैंने कुछ ये पे देखो, ये फैक्चुअल डाटा है, आपको याद ही करने पड़ेंगे। नींबू रस का पीएच इस मशीन से नापते हैं तो 2 आता है, अच्छी बात है। और आपको पता होगा नींबू जब हम अगर कई बार जी घबराता है तो नींबू जब चूसते हैं तो बड़ा खट्टा होता है। वो इतना खट्टा होता है कि हमारे दांत तक उससे कंपन करने लग जाते हैं। टमाटर का पीएच 4.3 है, कॉफ़ी का पीएच 5 है, दूध का 6.5 है, शुद्ध पानी आसूत जल कहलाता है, वो 7 होता है। यानी हमारे घरों में जो पानी है तो उसमें कोई न कोई आयन या मिनरल्स मिले हुए होते हैं, तो उस वजह से उसका पीएच 7 नहीं आएगा। एकदम आसूत जल का पीएच 7 रहता है। मानव रक्त का पीएच 7.3 है, आंसू का 7.4 है। देखिए दोनों मिला जुला, आंसू का 7.4 है, रक्त का 7.3 है। और ये जो है वो थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ही कम क्षारीय कहेंगे इसको। मूत्र का 6 है, समुद्री जल का 8 है, ये क्षारीय है, और साबुन का 10 है। मैं ये रीडिंग एक बार दोबारा आऊँगा, जब पीएच पट्टी का समझा दूंगा तब आपको दोबारा बताऊंगा। चलिए आइए भाई, हमने यहाँ पर पीएच मशीन से रीडिंग ले ली है। अब इस रीडिंग से अंदाज़ा क्या लगाएं? तो आओ, पीएच स्केल क्या बोलती है। देखो, पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक अंक लिखे हुए हैं। अगर 0 पीएच है किसी की तो वह बहुत ही भयंकर अम्लीय है। अगर 1 पीएच है तो अम्ल तो है, भयंकर है, प्रबल है, पर 0 से कम है। 2 का मतलब अम्ल है, प्रबल है, पर इन 2 से कम है। 3 का मतलब प्रबल है, पर इनसे कम है। 4 का मतलब अब ये और कमजोर होता जा रहा है। तो जैसे जैसे इसकी रीडिंग बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी अम्लीयता की शक्ति घट रही है। कारण क्या है?
माफ़ी चाहता हूँ, ये मैं ऐसे करता हूँ तो इससे मैंने महसूस किया कि वीडियो पर एक कान पर चुभने की आवाज़ आती है। मैं ध्यान रखूँगा, कक्षा में तो ताली बजाना चलता है पर वीडियो पे नहीं, अब ध्यान रखूँगा मैं। तो देखिए ये ऊपर जो दिख रहा है ये खाली स्पेस, ये H+ आयन का है। तो जितने ज़्यादा H+ आयन होते हैं ये रीडिंग जो है वो मैक्सिमम है। 0 पर अधिकतम H+ आयन है। यदि किसी सॉल्यूशन में अधिकतम हाइड्रोजन आयन है वह प्रबलतम अम्लीय है। अम्ल की परिभाषा याद करें, मैंने उसमें बताया था, अम्ल वो है जो हाइड्रोजन आयन देता है। जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वह उतना ही अम्लीय होगा। तो ये अधिकतम हाइड्रोजन आयन देता है, ये प्रबल अम्ल है। एक वाले रीडिंग में तुलनात्मक रूप से कुछ H+ आयन कम हुए हैं और OH आयन बीच में आ गए हैं। तो जितने OH आयन आए हैं वो H+ आयन को उदासीन कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम और कम हो जाएगा। 2 में H+ आयन और कम, 3 में और कम, 4 में और कम, 5 में, 6 में। आप जैसे जैसे रीडिंग की इधर खिसकते जाएंगे राइट साइड में, हाइड्रोजन आयन की शक्ति घटती जाएगी और इससे इसकी अम्लीयता की शक्ति घटती जाएगी। इधर चलने पर OH आयन बढ़ रहा है और OH आयन होता है क्षार में। तो पट्टी में इधर हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा है तो रीडिंग 0, 1, 2, 3 है, और अगर OH आयन ज्यादा है यानी क्षारीय है तो रीडिंग 13, 14 ये वाली रीडिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 एक ऐसी रीडिंग है जिसमें H+ आयन और OH आयन दोनों बराबर होते हैं। तो जितने H+ है उनको OH- उदासीन कर देता है जल के रूप में, इसीलिए यहाँ की उदासीन pH में 7 की pH आती है। अब यहाँ पर ये दिया गया है प्रबल अम्ल वो जिसकी रीडिंग 0 से 3 हो। H2SO4, HCl, HNO3, HBr ये चारों प्रबल अम्ल है। देखिए ये क्वेश्चन खूब आता है बच्चों, इसलिए मैं हर वीडियो में बार बार ले आता हूँ प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, क्योंकि एग्जाम में खूब आते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपके अंक अच्छे आने चाहिए, क्योंकि अगर परिणाम अच्छे नहीं है तो फिर मेहनत को भी लोग कहते हैं ना कि संघर्षों की कहानियाँ सफलता के शीर्षक के बिना कोई नहीं पढ़ता। तो आपको सफलता का शीर्षक अपने ऊपर लगाना है। प्रबल अम्ल की ये उदाहरण है। मध्यम अम्ल यानी जिसका pH 3 से 4 के बीच हो वो है सिट्रिक अम्ल 3.5 में, ऑक्जेलिक अम्ल 3 में या 3 से लेकर 4 के बीच में होता है। दुर्बल अम्ल वो अम्ल जो कि अब अम्ल है पर वो दुर्बल है, जिसको हम खा भी सकते हैं, पचा भी सकते हैं। 5 और 6 का pH है, जैसे CH3CO एसिटिक अम्ल सिरका, और साथ में लैक्टिक अम्ल दही वाला, ठीक है। उदासीन लवण NaCl होता है जिसका pH 7 होता है। फिर अपन क्षार की तरफ बढ़ रहे हैं, पट्टी में इधर चल रहे हैं। दुर्बल क्षार 8 और 9 की pH वाला क्षार दुर्बल होता है, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे दुर्बल हाइड्रोक्साइड हैं। मध्यम क्षार कौन से? जिनकी pH 10 से 12 हो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसकी pH 10.5 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसकी pH 10 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, जब किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाती है, अपच हो जाता है, खट्टी डकार आती है, तो उस वक्त मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दवा के रूप में एक क्षारीय पदार्थ लिया जाता है। वो क्षार अंदर जाकर के बने हुए अम्ल को उदासीन कर देता है। मुझे ध्यान आता है कि कई बार एग्जाम में दिया हुआ है कि अम्ल को जैसे एसिडिटी है तो एसिडिटी की दवा के लिए आप क्या चुनेंगे, तो बच्चे लिख देते उसमें इनो या गैस गो, जलजीरा। कृपया ऐसे उदाहरण ना लिखें। हम यहाँ जो है वो उसी के नंबर आपको मिलेंगे जो आपकी बुक में लिखा गया है, या सटीक एग्जाम्पल होना चाहिए। तो आपको एग्जाम्पल में ये लिखना है क्षारीय पदार्थ जिनका जो है वो क्षारीयता कम हो, दुर्बल हो, जैसे कि आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे जैसे रीडिंग उधर जा रही है क्षार प्रबल हो रहे हैं। प्रबल क्षार में 13 से 14 वाले क्षार हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी प्रबल क्षार है। इनको आमतौर पे हम लोग खा नहीं सकते, और खाना भी काहे को, ये प्रबल है, ये हमारी क्षारीय अभिक्रियाएं करवाते हैं, क्या दिक्कत है। अब pH पट्टी पढ़ने के बाद में अब वापस आते हैं। देखो गौर करना, नींबू रस खट्टा होता है स्वाद में, बिल्कुल वो अम्ल है, वो लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देता है और उसका pH 2 है। टमाटर का pH ठीक ठाक है। कॉफ़ी का pH जो है ना वो 5 है। अब इसीलिए कहते हैं चाय और कॉफ़ी एसिडिटी पैदा करती है, ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने नहीं चाहिए, क्योंकि इसका pH ही अम्लीय है। ये 5 pH का अंदर जाएगा तो एसिड और पैदा करेगा, ये नहीं, हमें
अति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिन में 1 कॉफ़ी चलती है, लेकिन अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति दिन भर में 8-10 चाय पीते हैं, धीरे धीरे पेट में एसिड इतना बनने लग जाता है कि उनको भूख नहीं लगती, गैस बनती है, डकारें आती है, बीमारियों की शुरुआत सारी पेट से होती है। मेरे जो बहुत सारे ऐसे अभिभावक या मित्र हैं जो दुकानदार हैं, दिन भर में 8-10 चाय उनकी हो ही जाती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया चाय और कॉफ़ी की मात्रा सीमित करें। कोशिश करें दिन में 2 ही पिए और 1 चाय श्रीमती जी के साथ में पिए, उनको भी अच्छा लगेगा। शुद्ध पानी का पीएच 7। अब मुझे एक बच्चे ने पूछा कि सर बारिश का पानी जो है वो शुद्ध होता है क्या, उसका पीएच 7 होगा क्या? नहीं बच्चों, बारिश का पानी जब बरसता है तो वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं ना वो उसमें घुल करके आ जाती है और उसकी वजह से उसका पीएच जो है वो कई बार अम्लीय हो जाता है। अगर उसका पीएच 5.5 से कम आता है तो फिर ऐसी वर्षा को कहते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है। तो शुद्ध जल या अशुद्ध जल तो तब होगा जब आप पानी को गर्म करो और उसकी भाप को ठंडा करके इकट्ठी करो, वो एकदम शुद्ध जल होगा, क्योंकि उसको बाहर वायुमंडल का संपर्क नहीं मिला है तो बाहर की कोई गैस भी नहीं उसमें, वो जल डिस्टिल वाटर या अशुद्ध जल कहलाता है। कई बार अब आपके घर में अगर छोटे भाई बहन है, उनकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर जो है वो एक दवा देते हैं, सस्पेंशन कहलाती है, वो सूखा पाउडर होता है और उस दवा की डब्बी के साथ में ही एक छोटी डब्बी आती है जिसमें पानी जैसा कुछ होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसी पानी को तोड़ करके इसमें मिक्स करना है। वो जो पानी है वो सच में डिस्टिल वाटर है, उसका कोई स्वाद नहीं होगा, वो एकदम शुद्ध भाप से ठंडा किया हुआ पानी होता है। मानव रक्त का पीएच 7.3 है, ये हल्का सा क्षारीयता की तरफ बढ़ रहा है। और आंसू का पीएच भी, तो आंसू तो कई बार ऐसे गिरते हैं तो जब टेस्ट करते हैं तो हमें नमकीन फील होता है, तो 7.3 7.4 ये। तो समुद्री जल देखो आप कितना अच्छा, मतलब जो समुद्र में आप कभी आपको मौका मिले समुद्र के कभी बॉम्बे जाने का या गुजरात के तट पे जाने का, तो आप पाओगे कि समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा झाग रहता है, लवण है, क्षारीय है और वो झाग बनाता है। तो हमें क्षार के उदाहरण आपको गुणधर्म में याद होंगे, झाग बनाना चाहिए, स्वाद में कड़वा होना चाहिए। मूत्र का पीएच 6, मूत्र का पीएच 6 इसलिए ज़रूरी है प्यारे बच्चों के मूत्र मार्ग के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन रोकने के लिए ये जो माध्यम है ना, ये सारा का सारा इस तरह का रहता है ताकि वो बैक्टीरिया कम वहाँ पर ग्रो कर सके, इन्फेक्शन कम हो। साबुन का गोल 10 होता है, ये इतनों में प्रबल क्षारीय है। और साबुन कैसे कपड़े साफ़ करती है हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कि वो कपड़े कैसे साफ़ करती। मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मैंने प्रमुख पीएच के उदाहरण लिए, मशीन ली, पीएच पट्टिका ली। मेरा ये मानना है कि इसमें से आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं बहुत अच्छी बात है, पढ़ो। अगर आप विद्यार्थी नहीं हो, आपके कोई रिश्तेदार ऐसे जो कि आसपास के बीकानेर ज़िले के या किसी भी आसपास हमारे राजस्थान या राजस्थान के बाहर किसी ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरा लिंक उनको भेजें। मेरे से अच्छे टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास स्मार्ट बोर्ड है, अच्छी लाइटनिंग है, अच्छा साउंड है, अच्छे अच्छे चैनल चलते हैं। मेरा भी एक छोटा सा प्रयत्न है, जो मेरी पढ़ाई से संतुष्ट है वो इस वीडियो को आगे भेजे, शेयर करे और मेरा उत्साहवर्धन करे। धन्यवाद।